याद रखना कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी नींव रखी जा रही है इस सर्वेलेंस की, आगे जाके जब ये फुली इम्प्लीमेंट होगा, अच्छे से और भी बढ़ेगा, तब जाके तकलीफ होगी, अभी कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये 5 परमिशंस हैं जो संचार साथी एप्लीकेशन को चाहिए। उनका पूरा का पूरा सोशल ग्राफ मिल जाएगा कि वो किससे बातें करते हैं, कहाँ से कॉल आता है, उनके किन-किन के साथ कनेक्शंस हैं, पास्ट में किन-किन के साथ कनेक्शंस रहे हैं। तो मान लो अगर आपको कुछ वेलफेयर मिलेगा, आपको सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, किसी भी स्कीम के ज़रिए वेलफेयर हो रहा है, तो उसके बदले में सरकार आपसे कुछ माँगेगी। जैसे कि आप अपना आधार लिंक कहीं करा लो या कुछ और लिंक करवा लो, ई-केवाईसी करवा लो, किसी टाइप का डिजिटलाइज़ेशन करवा लो या फिर कंप्लीटली एक नया कार्ड बना लो जैसे कि आयुष्मान कार्ड। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली कुछ डिसीजंस अपने स्टेप बाय स्टेप लेती है। जैसे कि मान लो अगर 1 टू 5 जाना है तो वो डायरेक्टली 5 पे जंप नहीं करेगा, वो पहले 2 पे आएगा फिर 3 पे आएगा। सो हेलो माय फ्रेंड, आई होप कि आप अच्छे हो। तो रिसेंटली मैं डेटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहा था, कुछ चीज़ें सीख रहा था एंड मुझे डेटा की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर मी एज़ वेल एज़ यू एंड कैसे मेरे पास डेटा होने से मुझे अलग-अलग तरह की एडवांटेजेस मिलती हैं। तो इसलिए मुझे आपसे आपका कुछ डेटा माँगना था, जैसे कि अ, आपका कॉल लॉग, आपके फ़ोन की परमिशन, आपका एसएमएस डेटा, आपका कैमरा की परमिशन एंड लास्टली आपके जो नोटिफ़िकेशंस आते हैं फ़ोन में ऊपर से, वो सारा मुझे देखना है। तो क्या आप मुझे दोगे? अगर वो डेटा मेरे हाथ लग जाए तो मैं कुछ उससे अपना काम निकाल पाऊँगा। आपके पास पड़े-पड़े वो डेटा वेस्ट ही होने वाला है। इससे अच्छा आप मुझे दे दो, मैं उससे कुछ कर लूँगा। यानी डेटा देने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं सिंपली आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करूँगा, जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे एंड वो बैकग्राउंड में अपने आप खुद से वो डेटा कलेक्शन कर लेगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके? तो अब बताओ कि आप वो डेटा मुझे दोगे कि नहीं? आई मीन तुम कोई वीआईपी थोड़ी ना हो, तुम्हारा डेटा अगर मेरे पास आ भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? अगर आप नहीं देने वाले हो तो मुझे कुछ लालच देना पड़ेगा। तो बदले में मैं क्या करूँगा कि आपके फ़ोन को साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर अटैक्स जितने भी तरह के साइबर अटैक्स हो सकते हैं, उनसे मैं बचाने की कोशिश करूँगा एंड मान लो अगर कभी आपका फ़ोन गुम हो जाता है, तो मैं उसे ढूँढने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑलराइट? 90% चांसेस है कि वो मिल जाए। तो अब दोगे कि नहीं? अभी भी ना बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर बात इस पे आ गई है तो मुझे माहौल बनाना पड़ेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बी सिक्योर टू कीप आवर डेटा प्राइवेट एंड हमें साइबर अटैक से बचने की कितनी ज़रूरत है। हमारे देश में कितना ज़्यादा साइबर अटैक बढ़ रहा है डिजिटलाइजेशन के एज में, इस इंफॉर्मेशन के एज में। इसलिए मुझे तुम्हें सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी एंड कैसे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये सब मैं इसलिए करूँगा ताकि एक माहौल बन जाए कि हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है एंड साइबर फ्रॉड से हमें बच के रहना है। अगर मैं ये सब करूँगा तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप वो एप्लीकेशन अपने फ़ोन में मुझे इंस्टॉल करने दोगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में साइबर फ्रॉड्स, साइबर अटैक्स एंड सिक्योरिटी के नाम पे हमें चूना लगाया जा रहा है। तो भी स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ संचार साथी ऐप, जिसका नोटिस आया था कि 2026 से सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जितनी भी ब्रांड्स हैं, उनमें प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी ऐप पहले से आएगा जिसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा एंड कुछ परमिशंस हैं वो भी मैंडेटरी देनी पड़ेंगी। हम उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो काफ़ी शोर हंगामा हुआ, हल्ला हुआ एंड गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है। तो अब वो बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं उसको अनइंस्टॉल किया जा सकता है। तो जब अनइंस्टॉल किया जा सकता है तो उसको इंस्टॉल करना ही क्यों है? जिसको लगेगा कि मुझे और सिक्योर होना है, वो खुद से अपने लिए वो ऐप इंस्टॉल कर लेगा और इसको गवर्नमेंट अलग से भी तो बता सकती है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, आप इसका यूज़ कर लो अगर आपको साइबर फ्रॉड से बच के रहना है। उसको ज़बरदस्ती हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है? है कि सरकार की मंशा क्या है? वो हम पे निगरानी रखना चाहती है क्या? वो हम पे सर्वेलेंस करना चाहती है, मास सर्वेलेंस? तो ये जो संचार साथी एप्लीकेशन है, हमसे 5 तरह की परमिशंस माँगती है, जो मैंने कल ही देखा है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। वो 5 परमिशंस हैं, आपके फ़ोन की परमिशन जहाँ से हम कॉल लगा सकते हैं। सेकंड इज़ कॉल लॉग जहाँ पे हमारी पूरी लिस्ट होती है कि हमने किसको कॉल किया, कहाँ से कॉल आया। आफ्टर दैन वी हैव देन इज़ एसएमएस की परमिशन जहाँ पे हम सारे अपने मैसेजेस को देख सकते हैं। उसके बाद है कैमरा की परमिशंस जहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड कर सक या फिर फ़ोटो खींच सकते हैं। लास्टली इज़ नोटिफ़िकेशंस जो हम फ़ोन में अपने नोटिफ़िकेशंस देखते हैं ऊपर से, उस नोटिफ़िकेशंस की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 परमिशंस हैं जो संचार साथी एप्लीकेशन को चाहिए टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। और देखो बोला तो ये जाता है कि ये पाँचों परमिशंस हमारे लिए ही है, हमारे फ़ायदे के लिए है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन हमारे फ़ायदे के लिए है। बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो होता है, जो अक्सर नहीं बताया जाता, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये पाँचों परमिशंस लेके क्या-क्या किया जा सकता है, किस तरह की सर्वेलेंस, किस हद तक निगरानी हम पर रखी जा सकती है।
हालाँकि निगरानी रखने के तो बहुत तरीके हैं एंड मैं इसको मानता हूँ ये बहुत लिमिटेड सा है, इससे बहुत ज़्यादा हमारे बारे में नहीं जाना जा सकता। बट अगर ये चीज़ मासेस पे अप्लाई किया जाए तो एक पैटर्न मिलेगा हमें, मासेस के बारे में कुछ देखने को मिलेगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक बुक भी पढ़नी चालू करी थी विच इज़ अबाउट सर्वेलेंस रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। बुक का नाम है 1984 एंड ये स्पेसिफिकली है मॉडर्न क्लासिक्स की, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, ये इनका ऑथर है। ये मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, इसका 1-2 चैप्टर ही पढ़े हैं, पढ़नी स्टार्ट करी है। अगर आपको भी पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। तो ये 5 परमिशंस लेके मैं कुछ रियलिस्टिक यूज़ केस बताऊँगा जो गवर्नमेंट कर सकती है। तो सबसे पहली परमिशन है एसएमएस व्हिच इज़ मैसेजेस, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, ना फिर इंस्टाग्राम, वो वाले मैसेजेस नहीं, जो नॉर्मल सिस्टम मैसेजेस होते हैं फ़ोन में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हमारे सारे के सारे ओटीपीज़ आते हैं, हमारी ट्रांज़ैक्शनल इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि कितने पैसे कहाँ गए, कितने पैसे डेबिट हुए, कितने पैसे हमारे को मिला, कितने पैसे हमारे अकाउंट में आए, कहाँ हमने कितना खर्च किया, वो सारा। उसके बाद ओटीपीज़ आते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन से, बहुत सारी सर्विसेज़ से, ज़ोमैटो, स्विगी, प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, स्पॉटिफ़ाई जितने भी होते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि हम कौन-कौन सी सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं एंड वो कब एक्सपायर होने वाली हैं। साथ ही हम कौन-सा प्लान यूज़ करते हैं, हमारा टेलीकॉम वाला प्लान कौन-सा है। और भी बहुत तरह के मैसेजेस होते हैं जो हमारे डिफ़ॉल्ट मैसेज ऐप में आते हैं। तो पहला हो गया ये। उसके बाद आ जाता है फ़ोन प्लस कॉल लॉग, ये दोनों परमिशन मिला के फ़ोन की परमिशन जो है उससे हम कॉल किसी को लगा सकते हैं, ठीक है? स्पेसिफिकली एंड देन कॉल लॉग की परमिशन जो पूरी की पूरी लिस्ट होती है कॉल्स वाली कि हमने किसको कॉल किया, हमें किससे कॉल आया, कितनी देर बात हुई, कब कॉल किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। एंड एडिशनली इससे एक कॉलिंग का पैटर्न भी पता लग जाता है कि ये स्पेसिफिक आदमी दिन में कॉल करता है, रात में कॉल करता है, कितना फ्रीक्वेंटली किसको कॉल करता है, ये सारे पैटर्न्स रिवील हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट परमिशन इज़ अबाउट कैमरा। तो इस परमिशन को हमसे मांगा जाएगा ये बोल के कि आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ सकता है या फिर कोई आईडी स्कैन करनी पड़ सकती है। बट मैं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि इसको यूज़ किया जा सकता है टू टेक पिक्चर्स सीक्रेटली। कैसे? उसके लिए संचार साथी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन करने की परमिशन होनी चाहिए। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि ये प्री कॉन्फ़िगर्ड आएगा, पहले से मोबाइल जब नया खरीदेंगे, तो हो सकता है कि ये बैकग्राउंड में रन कर पाए एंड उसके पास वो परमिशंस हों। अगर नहीं है तो आप सेफ हो, अगर है तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि पिक्चर्स एंड वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है बैक प्लस फ्रंट कैमरा से कभी भी, अगर कोई चाहे तो, इसको कंट्रोल करने वाला चाहे तो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ नोटिफिकेशंस। तो जिसके पास नोटिफिकेशंस की परमिशंस हो वो एक जिस्ट कहते हैं कि आपको स्नीक पीक कर सकता है कि आपको किस तरह के मैसेजेस आते हैं, कहाँ से मैसेजेस आते हैं, कौन-कौन से एप्लीकेशन से मैसेजेस आते हैं। मान लो अगर आपको व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है तो उस पे आता है ना कि किसने भेजा है एंड एक छोटा-सा 2 लाइनों का आता है कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं से कॉल आ रहा है, मिस्ड कॉल की नोटिफ़िकेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वो सब कुछ नोटिफ़िकेशन में लॉग होता है। तो वहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि आपके फ़ोन में कौन-कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं, कहाँ-कहाँ से नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं एंड क्या नोटिफ़िकेशंस आपको आ रहे हैं। एंड लास्टली एक लोकेशन की परमिशन जो स्पेसिफिकली माँगी तो नहीं गई है बट एक वर्कअराउंड है, एक जुगाड़ है जिससे उनको एक अप्रॉक्सिमेटली लोकेशन आपकी पता लग जाएगी ईज़िली, क्योंकि उनके पास मान लो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है ऐप के ज़रिए। तो सेलुलर नेटवर्क्स जो सेल टावर्स होते हैं उनसे आपका लोकेशन ईज़िली पता किया जा सकता है कि आप कहाँ पे हो। ये भी लेके चलो कि आपकी लोकेशन भी उनको पता रहेगी। मेरा मानना है कि इससे सर्वेलेंस तो होगी बट लिमिटेड होगी, ठीक है? और वो हमें रियलिस्टिक होके चलना है कि किस हद तक हो सकती है। तो 1-2 रियलिस्टिक आपको एग्ज़ाम्पल्स दूँगा जो ये 5 परमिशंस के बारे में हमने बात करी। इससे जो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए जाएँगे उनसे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक रियल लाइफ़ की पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू। बात करते हैं हम प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट यूजुअली क्यों किए जाते हैं? यूजुअली, ठीक है? कुछ ऐसे प्रोटेस्ट भी होते हैं जो मैनिपुलेटेड होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन प्रोटेस्ट होते हैं। यूजुअली वो सरकार के खिलाफ होते हैं, ठीक है? तो सरकार उन प्रोटेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ कर सकती है ये इन्फॉर्मेशन, ये इंटेल। कैसे? मान लो लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ठीक है? और वो कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट करना ईज़ी नहीं है। तो मान लो एक टेलीग्राम का चैनल है या फिर ग्रुप है जहाँ पे ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है, सारे के सारे सपोर्टर्स एंड लीडर्स उसमें कनेक्टेड हैं। तो अब जब मासेस में कुछ मैसेज भेजना है, कुछ प्लान बनाया है आपने कि कल हम शाम के 5 बजे वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे या फिर वहाँ इतने बजे ये करेंगे, तो आप मैसेज भेजोगे एज़ अ लीडर। आप मैसेज भेजोगे
तो वो अब जो जितने भी उसमें सपोर्टर्स हैं, मान लो 2000 हैं, 4000 हैं, 10,000 हैं, उन सब के पास वो मैसेज रिसीव होगा। अब रिसीव हुआ तो सबसे पहली चीज़, इसको प्रोटेस्ट को ब्रेक करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया जा सकता है कि वो लोकेशन देखी जाएगी कि प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है। उस पर्टिकुलर एरिया में मॉनिटरिंग चालू की जाएगी रियल टाइम में, टू सी व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न्स हमें मिल रहे हैं, हमें मिल सकते हैं। तो वहाँ पे मान लो मॉनिटरिंग चालू हो गई है एंड मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस में। तो एक लीडर, सबसे पहले तो लोकेशन, लोकेशन मान लो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो दिल्ली एरिया में मॉनिटरिंग चालू हो जाएगी, ठीक है? एंड वहाँ की जो डिवाइसेस हैं उनका कम्युनिकेशन पैटर्न समझने की कोशिश की जाएगी। और इसको ये वाला जो एग्जांपल दिया है, इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ईज़ी है, इसलिए मेरे सबसे पहले ये मेरे दिमाग में आ गया कि मान लो लीडर ने अपने सारे के सारे 5000 सपोर्टर्स को मैसेज किया एक ग्रुप में या फिर चैनल में कि कल हम 5 बजे फलाना जगह पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो सभी आ जाना, ठीक है? ये मैसेज अब 5000 डिवाइसेस में रियल टाइम में सेंड हो चुका है। तो तुरंत कुछ एडवांस एल्गोरिदम्स बोल लो या फिर एआई बोल लो, इनकी मदद से एक पैटर्न रिवील हो जाएगा कि मास में एक मैसेज बहुत सारे डिवाइसेस में रिसीव हुआ है एंड उसका सेंडर भी सेम है, ग्रुप भी सेम दिख रहा है एंड जो नोटिफिकेशंस का एक्सेस था वहाँ से पीक मिल जाएगा, एक दो लाइन मिल जाएगा कि उस मैसेज में लिखा क्या हुआ है। हो सकता है कल शाम इतने बजे प्रोटेस्ट होगा या वी नीड 20,000 सपोर्टर्स, ऐसा कुछ भी। तो अब वो सारे के सारे उनको डिवाइसेस मिल चुके हैं, वो सारे के सारे लोग मिल चुके हैं जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? अब वहाँ से वो क्या करेंगे, अब वो उनके लीडर्स को, जहाँ से वो मैसेज आ रहा है, उनके फ़ोन को टैप करवा सकते हैं, वहाँ मॉनिटरिंग चालू कर सकते हैं। उनके सोशल जो ग्राफ हैं, उनके जो कॉल लॉग्स हैं, उनको वो देखना चालू कर देंगे कि कहाँ-कहाँ से फ़ोन आ रहा है, किस-किस को कॉल किया जा रहा है, कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है, उसका किससे कनेक्शन है, ऐसा-वैसा। तो इससे इससे क्या होगा कि उनको एक इंटेल मिल जाएगी, एक एडवांटेज मिल जाएगी। प्रोटेस्ट होने से पहले उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं। एक स्केल पता लग जाएगा कि कितना बड़े स्केल पे ये प्रोटेस्ट होने वाला है एंड उस प्रोटेस्ट को ब्रेक करना अब ईज़ी हो गया है पहले के मुताबिक। नेक्स्ट यूज़ केस इज़ अबाउट वीआईपीज़ और जर्नलिस्ट, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके बारे में। तो हमारी या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा सरकार को जिससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। बट मान लो किसी वीआईपी का मिल जाए, किसी जर्नलिस्ट का मिल जाए, किसी बिजनेसमैन का मिल जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके अगेंस्ट यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। उनका पूरा का पूरा सोशल ग्राफ मिल जाएगा कि वो किससे बातें करते हैं, कहाँ से कॉल आता है, उनके किन किन के साथ कनेक्शन हैं, पास्ट में किन किन के साथ कनेक्शंस रहे हैं। एंड जो ऐसे वीआईपीज़ या फिर हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो सीक्रेट रहना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को सीक्रेट रखते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं, अपने पास मल्टीपल फ़ोन्स रखते हैं। बट ये जो सोशल ग्राफ वाला फीचर है, वो वो इस चीज़ को आसान कर देता है कि अगर आप सीक्रेटली कोई दूसरा फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, तो वो उसको एज़ अ रिस्क लेके चलेंगे कि ये पर्टिकुलर फ़ोन रिस्की हो सकता है, इसको मॉनिटर करना चालू करो, इसको टैप करना चालू करो। तो यहाँ से भी वो पैटर्न्स डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, एक चांस बना सकते हैं कि हाँ, ये इसका हो सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल इज़ अबाउट प्राइवेट एंटिटीज़, कि अगर ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स प्राइवेट एंटिटी के हाथ लग जाए, तो वो इसको यूज़ करेंगे टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, टू बेटर अंडरस्टैंड कि कौन सा आदमी कितना फाइनेंशियली कैपेबल है, क्या उसकी सोशल लाइफ है, किस तरह की चीज़ें वो खरीद सकता है, किस तरह के पैटर्न्स वो रिवील करता है, उसके मैसेजेस किस तरह के पैटर्न्स रिवील करते हैं उसकी क्रेडिट या फिर डेबिट ट्रांजैक्शन से। बट ये तभी पॉसिबल है अगर ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में लगें तब। बट उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि डेटा ब्रीच होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, बहुत सारे हुए भी हैं, पास्ट में कितने सारे डेटा ब्रीचेज़ हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर डेटा है, कहीं स्टोर है, तो किसी दिन वो ब्रीच हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें वो हमारे सिटीज़न्स की रिवील करेगा। और डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ की बात की जाए, तो मैं नहीं मानता कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ एग्ज़िस्ट करता है अभी इस डेट में, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो सरकार के इस डिसीज़न को अपोज़ करना है या फिर सपोर्ट करना है, वो तो आपका डिसीज़न, दैट इज़ अप टू यू कंप्लीटली। बट याद रखना कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी नींव रखी जा रही है इस सर्वेलेंस की, आगे जाके जब ये फुली इम्प्लीमेंट होगा अच्छे से और भी बढ़ेगा, तब जाके तकलीफ़ होगी, अभी कुछ महसूस नहीं होगा। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली कुछ डिसीजंस अपने स्टेप बाय स्टेप लेती है। जैसे कि मान लो अगर 1 टू 5 जाना है, तो वो डायरेक्टली 5 पे जंप नहीं करेगा, वो पहले 2 पे आएगा फिर 3 पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये डायरेक्ट 5 तक जाना पॉसिबल नहीं है, प्रोटेस्ट हो जाएगा, ठीक है? हल्ला हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है।
वैसे देखा जाए तो ये उनका 2 या 3 वाला स्टेप था, पर फिर भी हल्ला हो गया। तो मान लो अगर 1 से अगर वो 2 पे चले गए हैं, 3 पे चले गए हैं, तो पीछे आना मुश्किल है, ठीक है? वहाँ पे रोक देगी जनता अगर प्रोटेस्ट होते हैं। 3 पे रोक देगी। आगे वो किसी दूसरे तरीके से चले जाएँगे, बट वहाँ 3 से 2 या 1 पीछे नहीं आया जाएगा। मतलब वो इतना इम्प्लीमेंट हो चुका है, इतना बाकी है। ये बता रहा हूँ मैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये बहुत ही एडवांटेज दे रहा है बीजेपी को। इसका एक और चीज़ है, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि अब की बार 400 पार वाला, वो देखना। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वे दे वांट। तो इस सर्वेलेंस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ले चुकी है। लगता नहीं है, ले चुकी है, जो आपको नहीं पता होगा और मुझे भी पहले नहीं पता था। अब जाके चीज़ें पता लग रही हैं। तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ टू फाइंड आउट इफ़ दिस इज़ अबाउट सर्वेलेंस। आज नहीं तो कल फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। कैसे? तो मान लो अगर आपको कुछ वेलफेयर मिलेगा, आपको सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, किसी भी स्कीम के ज़रिए वेलफेयर हो रहा है, तो उसके बदले में सरकार आपसे कुछ माँगेगी। जैसे कि आप अपना आधार लिंक कहीं करा लो या कुछ और लिंक करवा लो, ई-केवाईसी करवा लो, किसी टाइप का डिजिटलाइज़ेशन करवा लो, या फिर कंप्लीटली एक नया कार्ड बना लो, जैसे कि आयुष्मान कार्ड या फिर कोई दूसरा टाइप का कार्ड। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन। अगर पहले से बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं एंड सरकार बोल रही है कि अब हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसके पीछे भी एक हिडन इंटेंशन हो सकता है। थर्ड इज सेंट्रलाइजेशन या फिर केंद्रित करना। तो अक्सर आप देखोगे कि मान लो कंट्रोल, किसी भी चीज़ का कंट्रोल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीपल एंटिटीज़ के पास हैं, तो सरकार क्या करेगी, कहेगी नहीं, यहाँ से एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, हमें हमें इसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अब इसके लिए गुड इंटेंशन भी हो सकता है, बट बैड इंटेंशन भी है, तो वो हमें क्रिटिकली सोच के खुद से समझना होगा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब उसको सेंट्रलाइज़ किया जाएगा तो देखोगे आपकी अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, जहाँ से सारा का सारा कंट्रोल उनको मिलेगा एंड सारा का सारा डेटाबेस उनके पास होगा। एंड पहले जो पावर मल्टीपल एंटिटीज़ के पास थी, वो अब एक ही एंटिटी के पास होगी जो भी उसे कंट्रोल कर रहा है सेंट्रली। तो ये कुछ हिंट्स थे जो आपको काम आएँगे आगे पॉलिसीज़ को समझने में, जो भी आगे इवेंट्स होंगे उनको समझने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट देखना है और भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मैं सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट बनाता रहूँगा। थैंक यू। साइनिंग आउट।